Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. हेनरी गिब्सन का प्ले हेडा गैबलर है और आज हेडा गैबलर में हमारे पास हेडा का करेक्टर है और हेनरी गिब्सन का ये नॉर्वेजियन प्ले है, नॉर्वे सोसाइटी के बारे में है और इसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में। हेनरी गिब्सन जो है नॉर्वेजियन राइटर है और माना जाता है ये फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा। हेनरी गिब्सन के जो ड्रामे हैं इन्होंने नॉर्वेज लिटरेरी हिस्ट्री में एक धमाका मचाए रखा है 19th सेंचुरी में। और अब हम हेडा की बात करते हैं तो ये एक पिक्चर आपको दिखानी थी। टेम्पल जिसके लिए उसने लवबर्ग को कहा कि ये टेम्पल में गोली मार के आना, ये उसकी एक तस्वीर बनाई हुई है, सोचा आपको दिखाऊं। अब हम हेडा का कैरेक्टर शुरू करते हैं और ये हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट नोट्स से। करंट नोट्स में जो हेडा के बारे में डिटेल्स बताई गई हैं वो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि हेडा किस किस्म का कैरेक्टर है, हेडा किस किस्म का किरदार था। ऐसे अगर हम टेक्स्ट रीड करें तो हमें पता चलता है कि डिफरेंट जो दूसरे किरदार हैं वो हेडा के बारे में बात करके रिवील करते हैं कि वो बड़ी रियल लेडी है, बड़ी रूड है, सर्द महर है और सर्द महरी से बात करती है, किसी को खातिर में नहीं लाती, बड़ी ही स्नोबिश है, घमंडी किस्म की लेडी है। चलिए हम नोट्स में से अब इसको डिस्कस करते हैं कि क्या कहते हैं ये। The play Hedda Gabler is the product of mind deeply preoccupied with the nature of power. ये जो ड्रामा है हेडा गैबलर ये इंसान के दिमाग की वो पैदावार है जो कि प्रीऑक्युपाइड है, पहले से ही कब्जे में है विद द नेचर ऑफ पावर। किसमें? पावर के कब्जे में, पावर की फितरत की, पावर के वो पहले से ही कब्जे में है। पार्टिकुलरली द पावर ऑफ वन माइंड, ख़ास तौर पर किसी ऐसे की पावर में टू इन्फ्लुएंस जो कि मुतासिर है एंड इम्पोज और लागू करता है इट सेल्फ अपॉन अनदर, अपनी पावर दूसरों के ऊपर। ये डिस्कस है करने को कह रहे हैं, 2004 का क्वेश्चन है जिसको डिस्कस करने को कह रहे हैं कि कैसा वो करैक्टर था, कैसे अपनी पावर को दूसरों पर इम्पोज करती थी, लागू करती थी, मुलव्वस करती थी और उनको अपने तौर तरीके से चलाने की कोशिश करती थी। आंसर में देखते हैं, सिंस इट्स क्रिएशन, जब से ये किरदार बना है जनाब, द करैक्टर ऑफ हेडा गैबलर हैज़ बीन एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेकुलेशंस। स्पेकुलेशंस का रहा है, स्पेकुलेशन, सोच विचार, किया सराइयाँ, मंसूबेबाजियाँ, ये उनका मौजू रहा है। एंड कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी तनाज़ा बहस, कंट्रोवर्सी का भी ये मौजू रहा है करैक्टर। जब से हेडा गैबलर का किरदार बना है ये मौजू बहस रहा है, तनाज़ा में रहा है, किसी की सोच इस पर इकट्ठी नहीं हो सकी और सोच विचार में ही रहा है। स्पेकुलेशन का ही जो है एक ऑब्जेक्ट, एक चीज़ बना रहा है उसके लिए। फॉर क्रिटिक्स, किन के लिए? ये जो तनकीद निगार है उनके लिए, एंड जर्नल रीडर्स अलाइक, और हमारे जैसे जो आम रीडर हैं उनके लिए। फ्रॉम द फर्स्ट रीडिंग, पहली बार अगर हम इसको पढ़ते हैं, ऑफ द प्लेस ड्रामे को द इमेज ऑफ हेडा अपीयर्स, तो हेडा का जो एक तासुर है हमारे सामने आता है एज अ डोमिनेटिंग फीमेल, हुक्म चलाने वाली एक औरत, हु यूजेस मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स, जो यूज़ करती है मैनिपुलेटिव, उंगलियों पर निचाने वाले खरबे, टैक्टिक्स यूज़ करती है। टू मेंटेन, कि वो कायम रखे, एंड कंट्रोल पीपल, लोगों को काबू में रखे, अराउंड हर, अपने इर्द गिर्द। लेटर, बाद में शी अपीयर्स, वो जाहिर होती है टू बी ए रिबेल, बाद में पता लगता है वो तो एक बागी है एंड अ फ्रीडम फाइटर, या वो एक आज़ादी की जंग लड़ने वाली है अगेंस्ट द कन्वेंशंस, किन के खिलाफ? कन्वेंशंस, रवायतों के खिलाफ, ये जो पुरानी उनके रिवाज थे उनके खिलाफ। एंड कंजर्वेटिव विक्टोरियन स्टैंडर्ड्स, कंजर्वेटिव विक्टोरियन स्टैंडर्ड्स वो हैं जो कदामत पसंद हैं, जो जिद्दत पसंदी को पसंद नहीं करते, और विक्टोरियन स्टैंडर्ड वही विक्टोरियन स्टैंडर्ड्स हैं जिनमें
औरत को घर की एक जो है हदामा, मेड, निगरान, कुछ भी समझ लें, ये हैडा की सोसाइटी की बात हो रही है। वो अपने आप को समझती थी कि वो इसमें कैद है और फ्रीडम फाइटर का रोल प्ले कर रही है। सो हर करेक्टर इज़ वेरी कम्प्लेक्स, उसका करेक्टर बहुत ही कम्प्लेक्स है एंड मिनीफोल्ड होते हैं कि बहुत ज़्यादा तहें लगी हुई हैं उसकी। उसका किरदार ऐसा है कि एक गिरा खोलो दूसरी निकल आती है, दूसरी खोलो तीसरी निकल आती है, तीसरी खोलो चौथी निकल आती है, यानी उसके किरदार में पॉइंट्स निकलते ही जा रहे हैं, इतना पेचीदा किरदार है। शी इज़ मैनिपुलेटिव, वो तो उंगलियों पे नचाती है, दूसरों को अपने इशारों पे नचाती है, येट अट्रैक्टिव फिगर। इसके बावजूद बड़ी पुरकशिश है, बड़ी पुरकशिश जो है किरदार की मालिक है। द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड हर करेक्टर, ड्रामा उसी के किरदार के गिर्द घूमता रहता है, जब मरती है तो ड्रामा भी ख़त्म हो जाता है। एंड हाईलाइट्स मैनी एस्पेक्ट्स, और रोशनी डालता है बहुत से अनासिर पर ऑफ द लाइफ ऑफ अ वुमेन, एक औरत की ज़िंदगी के बहुत से अनासिर पर, बहुत से एस्पेक्ट्स पर, बहुत सी जगहों पर, चीज़ों पर, ये इस किरदार में वो कैसी है, इस किरदार में वो कैसी है, ऐसे रोशनी डालता है। बिलोंग टू अपर क्लास, और जो कि अपर क्लास से ताल्लुक़ रखती है, लाइक हैडा, जैसे कि हैडा थी। अब ये कोटेशन आ रही है, जस्टिन मिकार्थी प्रेजेस हर, जस्टिन मिकार्थी ने उसकी तारीफ़ की है इन दीज वर्ड्स, इन अल्फाज में, एंड सेज, और कहते हैं दैट हैडा इज़, आगे उन्होंने उसे इन्वर्टेड कॉमा में किया, द मोस्ट इंटरेस्टिंग वुमन दैट इब्सन हैज़ क्रिएटेड, एक इतनी दिलचस्प औरत कि जिसे इब्सन ने तख्लीक किया है, हैडा जस्टिन मिकार्थी के लिए। और इजी कोटेशन है और इजीली याद भी हो सकती है। ऑन द अदर हैंड आ नॉर्वेजियन क्रिटिक कॉल्ड हर, अब अगर वो ये तो दूसरा एक राइटर था, ये एक क्रिटिक था जिसने इसके बारे में ये कहा। अब नॉर्वेजियन जिस सोसाइटी के बारे में ये ड्रामा लिखा गया है, उस क्रिटिक ने उसे कैसे तनकीद का निशाना बनाया है, वो तनकीदनिकार कहता है अ मॉन्स्टर, एक अजीबुल हलकत मखलूक क्रिएटेड बाय द ऑथर के ज़रिए क्रिएटेड हुई है, इन द फॉर्म ऑफ अ वुमन, जो एक औरत की शक्ल में है, हु हैज़ नो काउंटर पार्ट इन द रियल वर्ल्ड, और जिसका जोड़ ही नहीं है हकीकी दुनिया से, एक ऐसे उसने अजीबुल हलकत तख्लीक हमारे सामने करेगी। यानी नॉर्वेजियन है ना, तो ये इसके ख़िलाफ़ इसने बयान दिया है कि दुनिया में से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। द कैरेक्टर ऑफ हैडा इज़ रिवील्स टू अस फ्रॉम द वेरी आउटसेट टिल द एंड ऑफ द प्ले, हैडा का किरदार हमारे सामने इंकशाफ होता है शुरू ड्रामे के हिस्से से लेके आखिर तक, ड्रामे के आखिर तक। आउटसेट्स मीन शुरू का हिस्सा, बहुत ही इब्तदाई, स्टार्टिंग में ही हमें पता चल जाता है उसका एटीट्यूड आन जोजो के साथ कैसा है, और एंड तक पता चल जाता है कि वो अपने एटीट्यूड में किस तरह से है। बहुत से उतार चढ़ाव उसकी ज़िंदगी के हमारे सामने आते हैं। इब्सन सक्सेसफुली मैनेजेस टू डिस्क्लोज द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हर पर्सनैलिटी, ठीक है, पर बड़ी कामयाबी के साथ उसने उसकी किरदार के बहुत से मुख्तलिफ पहलुओं पर जो है बड़ी कामयाबी से हमारे सामने मुनज़्ज़म करके पेश किए हैं, और वो डिस्क्लोज़ किए हैं और उनको खोला है, हमारे सामने पेश किया है। इन एक्ट 1, पहले एक्ट में, शी अपीयर्स एज अ न्यूली मैरिड वूमन, पहले एक्ट में हमारे सामने वो एक नई बेहाता जो है औरत के सामने, नो बेहाता औरत के सामने पेश होती है, रिटर्निंग फ्रॉम हर 6 months हनीमून, जो अपने 6 महीने के हनीमून के बाद आ रही है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल, लेकिन बहुत से लोग, हु कम इन कॉन्टेक्ट विद हर, जो भी उसके ताल्लुक में आते हैं, आर डीमोरलाइज्ड बाय हर, तो ये उनको बिगाड़ देती है, डीमोरलाइज्ड करती है। जो भी इसके ताल्लुक में आते हैं लोग, ये उनको अफसुर्दगी का शिकार करती है। डीमोरलाइज 2 मफहूम में आ जाता है, एक तो बिगाड़ना, जैसे इसने एलियट लवबर्ग को बिगाड़ा था, दूसरा अफसुर्दगी का शिकार करना, जैसे बर्था अफसुर्दगी का शिकार रहती थी इसकी वजह से कि मालिकन खुश होगी कि नहीं होगी। 2 मफहूम में इसको आ सकते हैं। शी प्रूव्स टू बी इनकैपेबल साबित होती है, नाअहल साबित होती है, ऑफ इमोशंस, जज्बात के मामले में, एंड सिंपैथी फॉर अदर्स, दूसरों के हमदर्दी के मामले में वो बिल्कुल नाअहल है, कोई हमदर्दाना जज्बा नहीं है उसका। शी मेक्स स्नोबिश रिमार्क्स ऑन आंट जोजोस फर्स्ट विजिट, आंट जोजो पहली बार उनसे मिलने आती हैं और वो बड़े घमंडी किस्म के तासुरात और अल्फाज का इस्तेमाल करती है। शी टर्म्स up her nose at George Tasman's special sleepers, for जॉर्ज टेस्मन के स्पेशल स्लीपर्स पर भी मुँह चढ़ाती है, अपना नाक मुँह चढ़ाती है।
शी प्रिटेंडियसली यानी बड़े ही दिखावे के तौर पर, इंसल्ट या बहाने के तौर पर, प्रिटेंडली होता है ना बहाना करना, अब प्रिटेंटियसली यानी बहाने के तौर पर वो बेइज्जती करती हैं आंट जोजो की उसके नए हैट के लिए, फॉर हर न्यू हैट। शी प्रूव्स टू बी वेरी हार्श, साबित होती है बड़ी सख्त है, बड़ी हार्श है, अपने मामलात में कोई इसको तमीज़ ही नहीं है किसी बात की, बड़ी नागवार सी औरत है। रफ भी साबित होती है एंड रूड भी साबित होती है, बदतमीज़ भी साबित होती है टू अदर्स, दूसरों के लिए, एंड कैन नॉट टॉलरेट देम, और उन्हें बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। इनफैक्ट शी हेट्स आंट जोजो, दर हकीकत वो आंट जोजो से हेट करती थी। अब हम इसकी कोटेशन के पास है, एंड आंट रीना, और आंट रीना से भी शी सेज अबाउट देम, उनके बारे में कहती है ओह दीज एवरलास्टिंग आंट्स, ये हमेशा ही जिंदा रहने वाली आंट्स। शी इज़ प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, उसे अपनी खूबसूरती का बड़ा घमंड है, एज शी हैज़ बीन सराउंडेड बाय हर एडमायरर्स, क्योंकि वो अपने तारीफ करने वालों से घिरी रहती है। हाँ, जो उसकी तारीफ करती है, टेस्मैन उसकी तारीफ करता है, बर्था उसकी तारीफ करती है, हर कोई उसे उसकी खूबसूरती की वजह से अच्छे अल्फाज में बुलाते हैं। आंट जोजो आल्सो प्रेजेस हर ब्यूटी, आंट जोजो भी उसकी ब्यूटी की तारीफ करती है। शी इज़ आल्सो वेरी प्राउड ऑफ हर फादर, और वो अपने बाप की वजह से भी बड़े गरूर का शिकार है, बड़े गरूर की में मुब्तला रहती है। एंड शी डज नॉट केयर ऑफ हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड की भी वो कोई परवाह नहीं करती। शी इज़ अ फादर फिक्सेटेड डॉटर, फिक्सेटेड इट्स मीन कि वाबस्तगी, उसकी जज्बाती वाबस्तगी किससे है, हमेशा वो एक ही बात के बारे में सोचती है। फादर फिक्सेटेड, फादर के साथ उसकी जज्बाती वाबस्तगी है, उसकी बेटी है। एज इब्सन हिमसेल्फ सेज, ये भी कोटेशन बहुत अच्छी है, जैसे इब्सन बजाते खुद कहता है, शी वाज द डॉटर ऑफ हर फादर देन द वाइफ ऑफ हर हस्बैंड, बाप की बेटी ज़्यादा है बावजूद इसके के शोहर की बीवी होती। हर टू मच कंसंट्रेशन उसकी बहुत ज़्यादा जो तवज्जो थी ऑन हर पैटर्नल अबाही बैकग्राउंड, उसके अपने अबाही बैकग्राउंड के बारे में उसकी बहुत ज़्यादा तवज्जो थी। एंड हर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ब्यूटी, और वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बहुत ज़्यादा उसकी खूबसूरती थी, कॉन्शियसनेस, उसके बारे में वो बड़ी बाखबर थी, बड़ी होश थी उसे, और उसे शौर था कि वो बड़ी खूबसूरत भी है। बिकेम अ हर्डल, ये बन जाती है मुश्किल, इन हर वे, उसके रास्ते में, ऑफ हर एडजस्टमेंट, कि वो अपने आप को हालात के मुताबिक ढाले, ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट करे, ज़रूरत के मुताबिक ढाले। विद टेस्टमेंट के साथ एज अ वाइफ, कि वो उसकी बीवी है। शी वॉज फाउंड ऑफ डांसिंग, वो डांसिंग की शौकीन होती है। अब ये जो शूटिंग है ना, यहाँ पर शाउटिंग लिखा हुआ है, इसको डबल ओ करना है। शूटिंग ये है कि वो गोली मारने की जो है उसकी शौकीन होती है, उनकी तरबियत लेती है, राइडिंग घुड़सवारी करती है। एंड बीइंग फ्लटर्ड बाय हर एडमायरर्स, और एडमायरर्स से फ्लटर्ड होती रहती है, वो उसकी झूठी तारीफें करते रहते हैं। बट ऑल दिस पेशेंस कम टू एन एंड पार्टली, लेकिन आखिरकार इन तमाम जज्बात से वो अलग हो जाती है, बिकॉज ऑफ द डेथ ऑफ हर फादर, क्योंकि उसके बाप की मौत हो जाती है। एंड मेनली बिकॉज ऑफ हर मैरिज, जो सबसे ज़्यादा बड़ी बात उसकी शादी की वजह से, विद टेस्टमेंट के साथ, क्योंकि टेस्टमेंट उसे ये सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं करता। Who cannot understand her moods, वो उसकी तबीयत को भी नहीं समझ पा सकता। एंड हर पैलेशियल, और ये जो उसका पैलेशियल है, उसका स्टाइल है, जिस तरह की वो रहन सहन की आदत उसे थी, इन सब को टेस्टमैन पैलेशियल लाइफ जो उसकी थी, इट्स मीन उसकी शानदार जो लाइफ स्टाइल था, उसको टेस्टमैन अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। डेट्स वाई, इसी वजह से शी रिमेन्स डिससेटिस्फाइड, वो रहती है ना तस्कीन और ना सेटिस्फाइड, वो इसमें उसको तसल्ली नहीं मिलती। विद हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के साथ, एंड विद हर लाइफ, और अपनी ज़िंदगी में उसको उस किस्म की तसल्लियाँ नहीं मिलती, वो डिससेटिस्फाइड हो जाती है। इब्सन क्रिएटेड, अभी एक क्रिटिक ये भी कहता है कि इब्सन क्रिएटेड अ मास्टरपीस इन हैडा गैबलर, हैडा गैबलर में इब्सन ने एक मास्टरपीस तख्लीक किया है। अ क्रिस्टल
क्लियर एग्जाम्पल, एक बड़ी शफाफ साफ मिसाल ऑफ अ मैजेस्टेड वुमन। मैजेस्टेड वुमन एक बेतरतीब बिगड़ी हुई औरत की उसने बड़ी शफाफ और साफ किस्म की तस्वीर हमारे सामने पेश की है। और ऐसा ही हमें देखने को मिलता है जब हम ये देखते हैं कि ये लवबर्ग का मैन्युस्क्रिप्ट जला देती है और इसके साथ ये टेस्मैन की आंट्स के साथ किस तरह से रवैया रखती है, फिर जज ब्रेक के साथ क्या फ्लर्ट यूज़ करती है। इस किस्म की नेचर से हम ये देखते हैं कि हैडा जो है वो वाकई ही एक बिगड़ी हुई औरत है, वो एक बिगड़ी हुई नेचर की मालिक है। क्रिटिक्स ने इसके बारे में ये भी कोट किया है। आगे देखें तो हमें पता चलता है सो टेस्मैन फेल्स टू प्रोवाइड एन अम्यूजिंग कंपनी फॉर हैडा। अब वो हैडा के लिए किसी किस्म की दिलचस्प सोबतें मुहैया नहीं कर सकता, ना पार्टी, ना शूटिंग, ना डांस, ना राइडिंग, ना फ्लर्टिंग। हिज मेजर कंसर्न, उसका जो बहुत बड़ा कंसर्न होता है इन हिज स्पेशल सब्जेक्ट, वो उसका सबसे ज़्यादा ताल्लुक उसके ख़ास मौजू पर ही रहता है जो वो अपनी किताबें लिख रहा होता है। हिज थीसिस, और वो है उसके मकाले, उसके नज़रिए फॉर डॉक्टरेट, जो डॉक्टरेट के लिए हैं। डॉक्टरेट की वो डिग्री है जो इसे गवर्नमेंट या हुकूमत यूनिवर्सिटी देगी, जैसे MPhil लगा लें या कोई PhD लगा लें। इस किस्म की डिग्री के लिए वो काम कर रहा है। एंड इवन ऑन हिज हनीमून, हत्ता कि अपने हनीमून पर ही कीप्स ऑन रीडिंग बुक्स, उन्हें किताबें ही पढ़नी जारी रखी। एंड मेकिंग नोट्स फॉर हिज सब्जेक्ट, और अपने मौजू के नोट्स बनाता रहा। दिस एटीट्यूड, ये जो एटीट्यूड था ऑफ टेस्मैन का, कंपेल्स, मजबूर कर देता है हैडा को टू कॉन्फेस द रियल पर्पस ऑफ हिज, कि वो अपने इस मजबूर करता है कि वो इतराफ़ करे अपने रियल पर्पस का, अपने हकीकी मकसद का, ऑफ हिज मैरिज के, उसकी जो शादी हुई है विद टेस्मैन के साथ, इन फ्रंट ऑफ जज ब्रैक के सामने। शी डिस्क्लोजेस, वो राज खोलती है, डैट शी मैरिड टेस्मैन, कि उसने टेस्मैन से शादी की, बिकॉज हर फादर डिड नॉट लीव फॉर हर any significant financial resources to fulfill the demand of upper class society, क्योंकि उसके वालिद ने उसके लिए कोई पैसा नहीं छोड़ा था जो उसकी ख्वाहिशात को पूरा कर सकता। यानी उसके वालिद की वफ़ात हो गई तो उनके लिए कोई इतने पैसे नहीं बचे थे कि वो वैसी ही ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार सकती जो वो अपने वालिद के दौर में गुजारती थी। तो उसने टेस्मैन से शादी का फैसला कर लिया और जिसका उसे बाद में पछतावा हुआ। इसको वो डिस्क्लोज करती है, इस राज को खोलती है वो ब्रैक के सामने, और ब्रैक इसे बाद में इन राजों के खुलने की वजह से ब्लैकमेल करता है। इन सच सर्कमस्टांसेस, इन हालात में टेस्मैन वाज द ओनली चॉइस, वही उसके लिए एक इंतखाब रह गया था फॉर हर, उसके लिए, एज शी वाज इन मैरिजेबल एज, और उसकी शादी की उम्र भी हो गई थी। एंड सोसाइटी बिहेव्स स्ट्रेंज विद द लोनली अनमैरिड गर्ल, और ये जो माशरा है एक गैर शादीशुदा औरत के साथ बड़ा ही अजीबोगरीब किस्म का रवैया रखता है। शी अफर्म्ड, वो ये भी दावा करती है दैट शी डज नॉट लव टेस्मैन, कि वो टेस्मैन से प्यार नहीं करती है। शी सेज, वो कहती है लव इज़ अ सिकली स्टूपिड वर्ड फॉर हर, कि ये जो प्यार है एक बेमानी, बेजाम, लाइक बीमार शख्स किसी की तवज्जो का मरकज़ नहीं होता है, ऐसे ही लव का वर्ड उसके लिए किसी तवज्जो का मरकज़ नहीं है। यहाँ वो ब्रेक को अपनी सब बातें बताती है और मिस्टर ब्रेक ही इसे एंड पे जाकर ब्लैकमेल करते हैं और फिर इसका एतबार जो है उसे तोड़ते हैं। आगे देखते हैं, नाउ टू मिटिगेट करते हैं, यानी अब हम इस बात का ज़रा थोड़े हमने इसके नेगेटिव पॉइंट्स देखे हैं तो अब ज़रा इसके डिफरेंट पॉइंट्स देखते हैं, अंदाज़ा करते हैं, यानी इसमें अब उसके दूसरे पहलू से अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। मिटिगेट्स का मतलब होता है कमी का अंदाज़ा करना, यानी कम करना इन पहलुओं को। अब अंदाज़ा करते हैं हर लोनलीनेस, कि वो कितनी तन्हा थी। शी मेक्स एन अंडरहैंड अलायंस, अब अंडरहैंड अलायंस उसने बनाया था, उसने एक
ताल्लुक बना लिया था, जैसे ख़ानदानों के दरमियान ताल्लुक होता है। किसके साथ? विद ब्रैक। ब्रैक के साथ उसने इसलिए ताल्लुक बनाया था कि वो अरिस्टोक्रेटिक था, उसके बराबर का, आला दर्जे का, ऊंचे ख़ानदान का आदमी था। ये अलायंस होता है ख़ानदानी ताल्लुक बनाना। एंड एक्सेप्ट्स हिज ट्रायंगुलर फ्रेंडशिप, और उसकी ट्रायंगुलर फ्रेंडशिप एक्सेप्ट करती है, उसके साथ किसी किस्म का ताल्लुक एक्सेप्ट नहीं करती है। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ से देखे जाए, द मैटर ऑफ प्रेगनेंसी, अब ये जो उसकी हमल का एक मामला था, आल्सो इरिटेट्स हर, उसको परेशान करता था। टिल द एंड ऑफ द प्ले, आखिर तक, ड्रामे के अख्ताम तक। शी डिनाइज हर प्रेगनेंसी, वो अपने हमल से इनकार करती है। बिकॉज, क्योंकि शी डज नॉट वांट टू बिकम अ कन्वेंशनल लेडी, वो एक रिवायती किस्म की औरत बनना पसंद नहीं करती है। और टू लिव अ कन्वेंशनल हाउस होल्ड रूटीन, और ना ही वो रहना चाहती है उन रिवायती चार दीवारियों में, उनकी रूटीन में, कि रोज़ाना जो है यही ज़िंदगी चले जो घर के अंदर वाली औरत की होती है, उस तरह से वो तंग आ जाती है। शी आल्सो डज नॉट वांट टू लूज हर ब्यूटी, और सबसे बड़ी बात, वो अपनी खूबसूरती भी खोना नहीं चाहती थी। शी एक्सक्लेम्स टू ब्रेक अबाउट चाइल्ड बर्थ, वो इसके बारे में भी कहती है, इसके बारे में भी दावा करती है, सिर्फ ब्रेक के सामने। ब्रेक के सामने वो अपने दिल की बेशतर बातें बताती है। कहती है कि आई हैव नो टैलेंट फॉर सच थिंग्स, ऐसी चीज़ों के लिए, यानी बच्चे पालने के लिए, घर संभालने के लिए मेरे पास ऐसा टैलेंट नहीं है, ऐसा हुनर नहीं है। आई वॉन्ट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और ना ही मैं जिम्मेदारियाँ रखूँगी, मुस्तकबिल की बात कह रही है। नीदर शी वॉन्ट्स टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नोर इज़ शी अलाउड टू बी हर bourgeois सोसाइटी टू अडॉप्ट अ प्रोफेशन, ना ही वो चाहती है कि वो किसी किस्म की जिम्मेदारियां ले, और ना ही वो इजाज़त देती है अपने आप को कि इस मुतवस्त तबके के माशरे में वो अडॉप्ट कर ले अ प्रोफेशन, किसी किस्म का प्रोफेशन, क्योंकि ये किसी शोबे को भी अख्तियार नहीं कर पाती, इस वजह से कि एक तो बोर्जुआ सोसाइटी है, दूसरा विक्टोरियन वैल्यूज़ है, और शादी के बाद काम करना मायूब समझा जाता है, तो वो कोई प्रोफेशन, कोई शोबा भी अख्तियार नहीं कर सकती। सो शी बिकेम्स अ विक्टिम ऑफ एन एक्सट्रीम काइंड ऑफ परपेचुअल बोर्डम, तो वो किसका शिकार है? एक ना ख़त्म होने वाली बेजारगी का शिकार है, और बहुत ज़्यादा उसका शिकार है। शी थिंक्स दैट शी हैज़ द ओनली टैलेंट, अब वो समझती है कि उसके पास तो बस एक ही हुनर है, ऑफ बोरिंग हर सेल्फ टू डेथ, अपने आप को मौत की हद तक बेजार कर दे। ये उसके अब पॉजिटिव पॉइंट बना रहा है, सिंपथाइज करवा रहा है हमें। शी फाइंड्स नथिंग टू क्लिंग टू, वो कुछ नहीं पाती कि चिपकी रहे। नो ऑक्यूपेशंस, कि कोई ऐसा काम नहीं, टू इन्वॉल्व हर सेल्फ के जिसमें वो अपने आप को मुलव्वस करे, तो फिर खाली दिमाग शैतान का घर। अभी अपने आप को ये बता रही है। शी सफर्स फ्रॉम अ सेंस ऑफ नथिंगनेस, नथिंगनेस के सेंस के साथ उसमें मुब्तला होती है कि कुछ नहीं करने को है, मैं कुछ नहीं कर सकती, एंड पर्पसलेसनेस, कोई मकसद नहीं है, इनमें वो मुब्तला रहती है। बट एट द सेम टाइम, उसी वक्त शी इज़ वेरी इंक्यूजिटिव, लेकिन उसी वक्त वो बहुत ज़्यादा इंक्यूजिटिव भी हो जाती है, यानी मुतजस्सिस हो जाती है, तहकीक करती है, टो में लगी रहती है, एंड वांट्स टू एक्सप्लोर, और चाहती है कि इंकशाफात को जाने, द मिस्ट्रीज ऑफ फॉरबिडन वर्ल्ड, वो मिस्ट्रीज जो उस दुनिया की है जो उसे नहीं जानना चाहिए। शी आस्क्स ऑब्लिक क्वेश्चंस फ्रॉम लवबर्ग, वो उसे बड़े गैर मतवाज़ी, ऑब्लिक, अजीब व गरीब किस्म के सवालात करती है, टू सेटिस्फाई हर सेंशुअल डिज़ायर्स, अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, उनकी तस्कीन हासिल करने के लिए। बट व्हेन ही ट्राइज टू एडवांस टू हर, जब वो कोशिश करता है कि वो उसकी तरफ आगे बढ़े, अपने ताल्लुकात में, अपने हालात में और अपनी ख्वाहिशात में, शी मेक्स अ कावर्ड चॉइस, तो वो बुज़दिलाना चुनती है, एक चॉइस चुनती है, एंड थ्रेटन हिम, उसे धमकाती है, विद हर फादर्स पिस्टल, अपने बाप की पिस्टल के साथ। इन द केस ऑफ लवबर्ग का अगर मामला देखें, शी प्रूव्स, तो वो साबित होती है, टू बी अ कन्वेंशनल लेडी, इसके मामले में तो वो रिवायती लेडी ही शामिल होती है,
जो उसकी ख्वाहिशात के सामने सर नहीं झुकाती और अपनी इज़्ज़त को बचाती है। Who is unable to break the norms of society, और वो इस काबिल भी नहीं है कि वो माशरे की मेयार और कायदे, नॉर्म्स, कानून, इन चीज़ों को तोड़ सके। Hedda breaks all relationship with Lovebirds, वो उसके साथ सारे ताल्लुक तोड़ देती है because of his drunken habit, क्योंकि उसकी हालत ये थी कि वो शराबी था, शराब की उसे आदत थी, एंड leaves him, उसे छोड़ देती है टू डाई, मरने के लिए, ऑफ हिज ओन, अपने आप मरने के लिए उसे छोड़ देती है, यानी उससे नाता तोड़ देती है। शी डज नॉट ट्राई टू रिफॉर्म हिम, ये वो काम था जो मिसेस एल्वेस्टेड ने किया था, लेकिन ये वो काम करने की कोशिश नहीं करती कि उसको सुधारे, उसको रिफॉर्म करे। बट मिसेस एल्वेस्टेड मेक्स हिम अ न्यू मैन, लेकिन मिसेस एल्वेस्टेड उसे एक नया आदमी बनाती है। शी सक्सीड्स, और वो कामयाब भी होती है इन डेवलपिंग अ काइंड ऑफ अ मॉरल पावर ओवर हिम, कि उसके ऊपर एक किस्म की अखलाकी ताकत को गलबा दे दे, उसको उसमें डेवलप कर दे, उसमें उसको ढाल दे। मिसेस एल्वेस्टेड्स, ये जो मिसेस एल्वेस्टेड होती है, दिस इन्फ्लुएंस बिकेम अ चैलेंज फॉर हेडा। अब ये जो इन्फ्लुएंस था कि मिसेस एल्वेस्टेड ने उसे सुधार दिया, हेडा ने तो उसे बिगाड़ा था, ये तो उसके लिए एक ललकार थी, चैलेंज था। मिसेस एल्वेस्टेड ने उसके बिगड़े हुए काम को सुधारा तो उसने तो उसे चैलेंज कर दिया, उसे ललकारा मुकाबले के लिए। शी फील्स मच जेलस ऑफ दिस सिचुएशन, वो इस किस्म की हालत से बहुत ज़्यादा हसद महसूस करती है। शी कनिंगली, अब यहाँ पर वो क्या इस्तेमाल करती है, अपने मकाराना अंदाज इस्तेमाल करती है। इंस्टिगेट्स, कनिंगली इंस्टिगेट्स, वो बड़ी मकाराना तरीके से उकसाती है लवबर्ग को टू ड्रिंक टू हिज फिल, कि वो ड्रिंक करे और अपने गिलास को भरे, क्योंकि ये सीन 1 में जब मिस्टर टेस्मैन उसके पास लेके आते हैं इनकी ड्रिंक्स, तो ये कहती है कि लवबर्ग तो नहीं पिएंगे, लेकिन वो वहाँ रख जाता है। और हेडा जब देखती है कि मिसेस एल्वेस्टेड आ चुकी है, तो वो उससे बताती है कि तुम तो पीते नहीं हो, लेकिन कोई तो तुम पे शक कर रहा था कि तुमने शायद पीना ना शुरू कर दिया हो। अब उसे गुस्सा आता है, यानी वो इसके उकसाने में आ जाता है, ये इस तरह से उसको उकसाती है तो वो शराब पी लेता है। एंड आल्सो टेम्प्ट्स हिम टू गो टू अटेंड द बैचलर्स पार्टी, और उसको वर्गलाती है कि वो जो बैचलर्स पार्टी जो मिस्टर ब्रैक देने वाले हैं, जो सिर्फ मर्दों के लिए है, उसको अटेंड करे। शी नोज वेरी वेल, और ये अच्छी तरह जानती है, इफ़ वंस लवबर्ग ड्रिंक्स, अगर वो लवबर्ग एक मरतबा पीता है एंड गोज टू द पार्टी, और पार्टी में जाता है, ही वुड डेफिनेटली लूज हिज सेल्फ रिस्ट्रेंट, तो वो अपने आप को यकीनी तौर पर रोक नहीं पाएगा, रिस्ट्रेंट रोकना, एंड वुड बी इंडल्ज्ड। अब क्या हो जाएगा, जब वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा तो इंडल्ज्ड हो जाएगा, मुलव्वस हो जाएगा इन एक्सेसिव ड्रिंकिंग, बहुत ज़्यादा पीने में। जाहिर है वो जब देखेगा, वो असल में उसने अपने आप को 2-4 साल से रोक रखा है और मिसेस एल्वेस्टेड के ही पास था। अब चूंकि वो अपने पुराने दोस्तों से मिलने आया और मिसेस एल्वेस्टेड परेशान हो चुकी हैं, वो जब हेडा से आके जिक्र करती हैं तो अब हेडा उसको दोबारा जो है वो इंस्टिगेट्स करती है, उकसाती है कि वो एक्सेसिव ड्रिंकिंग में जाए, क्योंकि हेडा की पावर उस पर होनी चाहिए, मिसेस एल्वेस्टेड की नहीं। एंड दिस इज़ हाउ शी कैन डिस्ट्रॉय द इन्फ्लुएंस ऑफ थिया, और यही वो तरीका था कि वो थिया का जो उस पर तासुर था उसको बिल्कुल तबाह कर देती है। ऑन लवबर्ग के ऊपर, शी प्रूव्स टू बी अ ग्रेट प्लानर, वो बड़ी ग्रेट मंसूबा साबित होती है, एंड सक्सीडेड और कामयाब हो जाती है इन सेंडिंग लवबर्ग इनटू द पार्टी, के लवबर्ग को सेंड करे किस में, पार्टी में, पार्टी वो जो बैचलर्स पार्टी है उसमें भेजने में कामयाब हो जाती है। वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट, बुरे के साथ बुरा ही होता है। ऑन रिटर्निंग फ्रॉम पार्टी से वापसी पर लवबर्ग लूजेस खो देता है इस मैन्युस्क्रिप्ट, अपना वो मसवदा जो उसने दूसरी किताब का हाथ से लिखा होता है। मैन्युस्क्रिप्ट हाथ से लिखा हुआ मसवदा होता है जो पार्टी में लेके जाता है और वो उसे खो देता है। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से और बदकिस्मती से, टेस्मैन फाइंड्स इट, टेस्मैन उसे ढूंढ पाता है एंड गिव्स इट टू हेडा, और हेडा को दे देता है टू रिटर्न टू लवबर्ग, के वो लवबर्ग को वापस कर दे, क्योंकि टेस्मैन चला जाता है, आंट रीना की बीमारी की खबर, उनकी मौत की खबर का खत आता है, वो चला जाता है और
हेडा को पकड़ा देता है कि हेडा वापस कर देगी। बट इन अ फिट ऑफ जेलसी, लेकिन जेलसी हसद के शिकंजे में हेडा बर्न्स, वो जलती है, वो जला देती है द मैनuscripts को जला देती है। शी सेज, वो कहती है आई एम बर्निंग योर चाइल्ड थिया, मैं तुम्हारा बच्चा जला रही हूँ थिया। द चाइल्ड एलियट लवबर्ग गेव यू, वो बच्चा जो एलियट लवबर्ग ने तुम्हें दिया था। इससे हमें ये भी पता चलता है कि हेडा को मदरहुड से भी प्रॉब्लम है। वो ना तो खुद अपना बच्चा देख सकती है और ना ही किसी और का, ना अपनी खुशियाँ देखनी उसे हैं और ना ही उसे दूसरे की खुशियाँ नज़र आती हैं। यहाँ तो वो नेगेटिव किरदार शो कर रही है। एट दिस स्टेज, इस मरहले पर हेडा अपीयर्स टू बी एज क्रूअल एज अ मॉन्स्टर, ऐसे ही जालिम साबित होती है जैसे कि वो अजीबुल हलकत, कोई बला हो, कोई मॉन्स्टर हो। एज अ क्रिटिक सेज, जैसे कि किसी तनकीद निगार ने ये कहा है, डैट हेडा इज़, क्या है, अ हॉरिड मिसकैरेज ऑफ द इमेजिनेशन का उसने वो जो मिसकैरेज किया है, ये जो उसने हमल गिराया है, ये जो उसने बच्चा मार दिया है, ये बच्चा थोड़ी ना था, ये तो एक तासुरात का ही एक बच्चा था, एक तसव्वुराती जो था हमल था जिसको उसने गिरा दिया और बड़ा खौफनाक तरीके से गिराया। अ मॉन्स्टर, एक अजीबुल हलकत जो है इन फीमेल फॉर्म, औरत की शक्ल में एक अजीबुल हलकत मखलूक है। टू होम नो पैरेलल कैन बी फाउंड इन रियल लाइफ, यहाँ भी इसने यही बताया कि इसके जैसी शख्सियत इस हकीकी ज़िंदगी में पैरेलल होता है, किसी भी तरीके से मुतवाज़न हो जाना। ये एक शेप का नाम है, यानी वो उसको स्क्वायर कर लें, ट्रायंगल कर लें, रेक्टेंगल कर लें, डिफरेंट उसकी शेप्स हैं, कॉर्नर्स के हिसाब से 4 होती हैं, लेकिन ये रियल लाइफ में फिट नहीं हो सकती। शी प्रूव्स हरसेल्फ, वो अपने आप को साबित करती है लाइक अ मर्डरर कि वो एक कातिला है। एंड सजेस्ट्स लवबर्ग, और लवबर्ग को ये लाइक अ मर्डरर लवबर्ग को सजेस्ट करती है, उसको तजवीज़ करती है टू किल हिमसेल्फ, अपने आप को मार दे। एट द टेम्पल, ये टेम्पल हमने अभी स्टार्ट में देखा है, कनपटी पे गोली मारे, लेकिन लवबर्ग की कनपटी के गोली नहीं लगती है, उसकी कनपटी पे गोली। एज ही हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ, उसका भी अपने आप पे कोई कंट्रोल नहीं होता, एक तो नशे में होता है, नशे से वापस आता है, मसबदा खो बैठता है। एंड ही हैज़ लॉस्ट हिज थीसिस, क्योंकि उसने अपने थीसिस खो दिए हैं, अपने मकाले खो दिए हैं। हिज चीली, अब वो सर्द मिजाज हो जाता है, तो वो कहती है ही शुड डाई, तुम्हें मर जाना चाहिए ब्यूटीफुली, खूबसूरती से। इफ़ ही कुड नॉट लिव ब्यूटीफुली, अगर तुम खूबसूरती से जी नहीं सकते तो खूबसूरती से मर जाओ। शी गिव्स हिम अ पिस्टल, वैसे पिस्टल देती है एज अ सोवीनियर। सोवीनियर पिस्तल है, एक यादगार के तौर पर उसे पिस्तल देती है, एक निशानी, एक तोहफा देती है, सोवीनियर देती है उसे। और वो क्या है, वो उसके पिस्तल है। एंड विशेस हिम, और उसके लिए ख्वाहिश करती है टू डू इट ब्यूटीफुली, के खूबसूरती से मरना। बट इट डज नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन द वे, उसी तरह शी वांट्स, जैसे वो चाहती थी। शी फील्स फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, परेशान हो जाती है। टू नो, कि वो जब जानती है डेट लवबर्ग वॉज नॉट इन हर कंट्रोल, कि लवबर्ग तो उसके कंट्रोल में है ही नहीं, वो तो उसके बताई हुई मोती ने मरा। एंड डिड नॉट कमिट सुसाइड, और उसने सुसाइड नहीं की है अंडर हर इन्फ्लुएंस, उसके तासुर में आकर, उसके गलबे में आकर। शी सेज, तो वो कहती है, ये भी वो जज ब्रेक के सामने ही इतराफ़ करती है, वाई डज एवरीथिंग आई टच बिकम मीन, जिस चीज़ को मैं छूती हूँ वो इतनी बुरी क्यों हो जाती है। एंड ल्यूडिक्रस, ऊट पटांग हो जाती है, लूडिक्रस हो जाती है, मजाक का अंगेज़ हो जाती है, मजाक का खेज़ हो जाती है। इट्स लाइक ए कर्स, ये तो एक बद्दुआ ही है। नाउ शी फाइंड्स हरसेल्फ इन द कंट्रोल ऑफ ब्रेक, तो अब वो अपने आप को ब्रेक के काबू में पाती है, बिकॉज ही हैज़ रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि वो पहचान जाता है द पिस्टल ऑफ हेडा, के पिस्टल हेडा की है यूज्ड बाय लवबर्ग, जो लवबर्ग ने इस्तेमाल की थी। वाइल शी हैज़ अ ग्रेट फियर ऑफ स्कैंडल, और वो तो बदनामी के खौफ का, बदनामी का उसे बहुत ज़्यादा खौफ था। ब्रेक जो है अब प्रिसाइव्स, अब ब्रेक क्या करता है, प्रिजर्व्स करता है, समझता है, मानता है, हर उसको सामने मानता है दिस वीकनेस, कि उसकी ये कमज़ोरी है। एंड ट्राइज, और कोशिश करता है टू टेक पावर ओवर हर, के उसके ऊपर कंट्रोल ले ले, पावर ले ले, गलबा पा ले। ही ट्राइज टू थ्रेटन हेडा, हेडा को धमकाता है टू यील्ड,
कि अब हैडा को धमका रहा है उसके सामने यील्ड करे, उसके सामने हथियार डाल दे टू हिज विशेस, और उसकी ख्वाहिशात के सामने हथियार डाल दे जो उसकी नेगेटिव ख्वाहिशात थे। बट हैडा बीइंग अ नॉन कन्फर्मिस्ट का वर्ड हमने ये लवर के करेक्टर में भी पढ़ा है, और यहाँ पर इसका मफहूम वही है कि एक सरकश साबित होती है, गैर मुवक्कफ साबित होती है, मुतहर्रक साबित होती है। वो एक सरकश साबित होती है, वो उसकी बात नहीं मानती है, डज नॉट वांट टू बी अ पपिट, कि वो एक पपिट नहीं बनेगी, उसके हाथों का खिलौना नहीं बनेगी। इन द हैंड्स ऑफ जज ब्रैक के हाथों में। हैडा ट्राइज टू अवॉइड द कंपनी ऑफ ब्रैक, उसकी कंपनी से वो जान छुड़ाना चाहती है बाय आस्किंग टेस्मैन को पूछती है वेदर शी कैन डू समथिंग फॉर टेस्मैन इन अरेंजिंग द मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ लवबर्ग, कि लवबर्ग का मसवदा इसको मुनज़्ज़म करने में वो उसकी कोई मदद कर सकती है। बट ही डज नॉट केयर फॉर हर, लेकिन वो उसकी केयर नहीं करता क्योंकि उसके पास मिसेस अल्वर्स्टेड बैठ के काम कर रही होती है। शी ट्राइज हर बेस्ट टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, वो इन हालात से बाहर आने के लिए कोशिश करती है कि इनकी सिचुएशन में जाए, टेस्मैन के साथ अपना टाइम गुजारे। लेकिन टेस्मैन मिसेस अल्वर्स्टेड को कहता है कि हैडा तो लगता है जेलसी फील कर रही है, चलो आंट जोजो के घर में कल मिलेंगे। वो ये सुन लेती है, उसको ये भी बुरा लगता है। और इधर वो कहता है जज ब्रेक तुम आते रहना हैडा के पास, वो कहती है मेरी शामें कैसे गुजरेंगी, तो जज ब्रेक को टेस्मैन कहता है तुम आना इधर। तो ये एक सिचुएशन हैडा के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। बट ऑल इन वेन, लेकिन सब कुछ बेकार हो जाता है। व्हेन शी फेल्स टू लिव अप टू हर आइडियाज, जब वो अपनी ख्यालात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में नाकाम हो जाती है, एंड स्टैंडर्ड्स और अपने मयार के मुताबिक शी प्रेफर्स टू डाई ब्यूटीफुली, तो वो प्रेफर करती है किसको, खूबसूरत मौत को। शी प्लेज पियानो इन फ्रेंजी होता है बड़े ही जनून में, बहुत ज़्यादा पागलपन में वो पियानो बजाती है। डांस भी करती है, पियानो बजाती है, कमरे में जाती है पिछले कमरे में और डांसेस करती है वॉयलेंटली, तशद्दुद से, शिद्दत से, बहुत पुरजोश होकर वो डांस करती है। एंड शूट्स एट हर टेम्पल, और अपने टेम्पल, अपनी कनपट्टी पर गोली मार देती है। एंड फॉल्स गिरती है ऑन अ सोफ़ा पे बिसाइड्स हर, उसके पास ही। एज अ क्रिटिक सेज, अब एक और तनकीद निगार ने क्या कहा है, शी डाइज फॉर हरसेल्फ एंड शी हैड लिव्ड फॉर हरसेल्फ, वो अपने लिए ही जिंदा रही और अपने लिए ही मरी। डिस्पाइट ऑल हर शॉर्ट कमिंग्स, उसकी तमाम शॉर्ट कमिंग्स, तमाम कमियों के बावजूद, अंडरमाइनिंग हर हस्बैंड, अब ये जो है विद हर कोल्डनेस, इसके बावजूद कि उसका सर्द रवैया जो उसके हस्बैंड के साथ था, अंडरमाइनिंग होता है मजरूह करना, वो अपने हस्बैंड को जो इज़्ज़त उसकी मजरूह करती थी कि ये काम करो, पर्दे गिराओ, खिड़की खोलो, खत लिखो, जो जूतों को नहीं देखती उसको इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करती है अपनी सर्द महरी से। डिनाइंग हर प्रेगनेंसी, इसके बावजूद कि वो अपने हमल का भी इनकार करती है। डिस्ट्रॉइंग थियाज लाइफ वर्क, और थिया की पूरी ज़िंदगी का जो काम था लव वर्क का मैन्युस्क्रिप्ट, उसको तबाह कर देती है, जला देती है। बर्निंग, थिया की ज़िंदगी का काम था लव वर्क को सुधारना, उसको वो डिस्ट्रॉय कर देती है। बर्निंग लवर्स क्रिएटिव मैन्युस्क्रिप्ट, उसका बड़ा तख़लीक किया हुआ मसवदा जिसे वो जला देती है। एंड फाइनली कमिटिंग सुसाइड, और आखिरकार क्या करती है, खुद ही खुदकशी कर लेती है। द रीडर्स स्टिल सिंपथाइज विद हर, तो पढ़ने वाला फिर भी उसके साथ हमदर्दी रखता है। एज द प्रॉब्लम ऑफ हैडा, के जैसे हैडा की प्रॉब्लम थी, इल्यूमिनेट्स द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन इन अ सोसाइटी बिल्ट बाय मेन, कि यहाँ पर इंसान जो है मर्दों की बनाई हुई सोसाइटी में हैडा के मसाइल पर रोशनी डाली गई है। शी रिबेल्स, वो बागी बन जाती है, बागियाना रवैया अख्तियार करती है अगेंस्ट द कन्वेंशंस बाउंड कंजर्वेटिव विक्टोरियन सोसाइटी, उन रिवायती हदूद से, उन रिवायती बाउंड से, पाबंदियों से कंजर्वेटिव विक्टोरियन सोसाइटी, जो कि क़दामत पसंद विक्टोरियन सोसाइटी की थी, कि औरतें काम नहीं कर सकती, औरतें घर में रहेंगी, कहीं जा नहीं सकती हैं, शादी के बाद उन्होंने सिर्फ बच्चे संभालने हैं, ये सारी उनकी रिवायती विक्टोरियन वैल्यूज़ थी। शी रिबेल्स अगेंस्ट मेल, अब वो जो मेल जो थे, क्योंकि उसने
इसके ब्रेक के भी मेल जो रवैये से वहाँ भी बागियाना रवैया अख्तियार किया, लवबर्ग के रवैये से बागियाना रवैया अख्तियार किया, अपने हस्बैंड के रवैये से अख्तियार किया। इस तरह से वो रिबेल करती है अगेंस्ट द कन्वेंशन, शी रिबेल्स अगेंस्ट मेल शोविनिज्म। शोविनिज्म उनके जो आदमियों का जो था उसको कहते हैं शोविनिज्म, यानी आदमियों का जो माशरा है उससे, मेल शोविनिज्म से वो रिबल कर लेती है। आदमियों की बालादस्ती, शोविनिज्म बालादस्ती भी आएगा, उनकी बालादस्ती मानने से वो बागी हो जाती है। शी फाइट्स अगेंस्ट द सोसाइटी, वो माशरे के खिलाफ लड़ती है। विच प्रोवाइड्स वेरी लिमिटेड रोल टू अ यूनिक वुमेन लाइक हेडा। हेडा बड़ी इंटेलिजेंट थी, यूनिक थी, एक बड़ी अनोखी किस्म की औरत थी और उसके लिए सोसाइटी ने जो मुहैया किया, एक बहुत ही महदूद रोल मुहैया किया। हु हैज़ टू सफ़र स्पिरिचुअली, वो रूहानी तौर पर परेशानी में मुब्तला रखती है। एंड यूज़ इज़ हर क्रिएटिव फोर्स इन अ डिस्ट्रक्टिव वे, उसकी बहुत ज़्यादा तख्लीकी सलाहियतें होती हैं जिनको वो तबाह कुन रास्ते में इस्तेमाल करती है। यानी अगर उसे कुछ करने को मिल जाता तो वो इन सलाहियतों का अच्छा इस्तेमाल भी कर सकती थी। एज अ क्रिटिक सेज, एक क्रिटिक ये कहते हैं, हेडा इज रेबल अगेंस्ट 19th century society conception of women as being submissive and inoffensive। हेडा जो है एक बागी है 19वीं सदी के माशरे के नुक्ता नज़र की औरत के लिए, एक ऐसी औरत जो 19वीं सदी की है और वो 19वीं सदी के माशरती निज़ाम की नुक्ता नज़र की बागी है। एक ऐसी वूमेन, एक ऐसी औरत है जो कि अताअत गुजार है और गैर जानिबदार है। इनऑफेंसिव गैर जानिबदार और सबमिसिव अताअत गुजार है और वो नहीं बनना चाहती कि वो किसी की अताअत नहीं करेगी। इनोफेंसिव को अगर देखें तो हम इसको बेज़रर भी कह सकते हैं, नागवार भी कह सकते हैं। वो इस तरफ आने को तैयार नहीं है। टू कंक्लूड अगर करें, आखिरी समअप करते हैं, वी कैन से दैट द करैक्टर ऑफ हेडा इज़ द मोस्ट वंडरफुल एंड सब्टल है, सेटल है, इसमें बी साइलेंट है। सेटल करैक्टर है, समझ से बाहर आने वाला करैक्टर है, बड़ा हैरान गुल करैक्टर है। सैबल कंसेप्शंस ऑफ अ वुमेन, समझ से बाहर आने वाली औरत के जो नज़रियात हैं। इन द होल रेंज ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर, पूरे ड्रामे के जो लिटरेचर है, ड्रामे के जो अदबी दुनिया है उसमें पूरा देखा जाए तो ये ना समझ में आने वाले उसके नज़रियात हैं। शी इज़ द फीमेल हैमलेट। अब चूँकि वो समझ नहीं पाया तो उसने उसे शेक्सपियर के किरदार हैमलेट से मुआजना उसका कर दिया कि ये उसके जैसी है। पॉइंट्स टू रिमेंबर में देखें तो ये इंट्रोडक्शन है जो हमने देखा था। हेडा इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वूमेन है जिसे कोटेशंस मिली थी हमें। मेक्स स्नोबिश रिमार्क्स, और बड़े घुमंडी किस्म के रिमार्क्स बनाती है, बातें करती है। डॉटर ऑफ हर फादर मोर देन वाइफ ऑफ हर हस्बैंड, ये भी कोटेशन मिली थी हमें। बाप की बेटी है इससे पहले के शौहर की बीवी होती। मैजेस्टेड वूमेन है, एक बिगड़ी हुई औरत है, एक ख़राब तस्वीर है औरत की। इरिटेटेड बाय प्रेगनेंसी, अपनी हमल से बड़ी परेशान है। बर्निंग द मैन्युस्क्रिप्ट को जलाती है। फियर ऑफ स्कैंडल, और बदनामी का खौफ भी है उसे। कमिटिंग सुसाइड, आखिर में वो खुदकुशी कर लेती है। कंक्लूजन जो हमने इसका निकाला है अगर कैलकुलेट करें तो वो फीमेल हैमलेट है। और ये है पिक्चर हमारी टेम्पल की जहाँ वो अपने आप को गोली मारकर और मौत को गले लगा लेती है। थैंक्स अ लॉट साथियों। हेडा का किरदार बहुत लंबा हो गया हमारा, अब हमने इसको स्टडी कर लिया है। ये इब्सन के हमने करैक्टर्स लिए हैं। अब इब्सन की हम दूसरे स्टाइल्स को देखेंगे कि वो ड्रामा टेक्निक्स और स्टाइल कौन सा यूज़ करता है, और इसके साथ आप फिर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।